नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, पिछली वीडियो में हमने किस बारे में जाना था? पृथ्वी की जो परतें हैं उनके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था, कौन सी परत कैसे कैसे है। ठीक है, जैसे कि सियाल है, सीमा है, निफ है, उनके बारे में जाना था। और मोह है, संबद्धता, गुटेनबर्ग है, संबद्धता। इसमें हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, जैसे कि 12 से लेकर 35 तक हैं। और पार्ट किस में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। छोटी छोटी बातें, और लगभग 12 से 35 तक हम इसमें आर्टिकल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हैं कहाँ से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, कितने भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, भाग 3 में है। और इसको भारत का अधिकार क्षेत्र भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि भाग 3 को। अधिकार पत्र का मतलब, जैसे कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी का शब्द है ये मैग्ना कार्टा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि एक आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 19, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 352 के तहत, तो आर्टिकल 19 को छोड़कर बाकी सब जो है स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन 19 को नहीं किया जा सकता है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं असीमित नहीं हैं और वाद्य योग्य होते हैं, और इनमें जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक, संशोधन किया जा सकता है। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक, कारण उचित हो या ना हो, इसका जो निर्णय है उसका निर्णय कौन करेगी? वो करेगी अदालत। ठीक, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और जो बात करें हाई कोर्ट में जो जाएगा वो 226 आर्टिकल, यानी कि 226 अनुच्छेद के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पहले थे मौलिक अधिकार 7 थे। मौलिक अधिकार कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 रह गए हैं। ठीक, अब ये जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है इसमें से। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1978 में। ठीक है, आर्टिकल 31 को हटा दिया था कि 44वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको हटाया गया। इसको जो पहुंचाया गया आर्टिकल 31 को पार्ट 12 के तहत आर्टिकल 301 कानूनी अधिकार बनाया गया इसको। ठीक, अब ये जो कराची अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे। इस कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, तो इस वजह से कराची अधिवेशन भी ध्यान रखना है, जो कि 1931 में हुआ है। ठीक, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जो प्रारूप था वो किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। चलिए अब देखते हैं हम 6 अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि समानता का अधिकार है तो किस में आएगा? 14 से 18 में आएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आएगा। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आएगा। और ये शिक्षा या संस्कृति या शिक्षा का अधिकार जो आएगा 29-30 में आएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आएगा? आर्टिकल 32 में। तो इसमें कुछ रिट भी दी गई हैं, हम रिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। रिट के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे आगे। चलिए अब देखते हैं हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम समानता का अधिकार अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको क्रम में भी लगा के पूछा जा सकता है, तो ये क्रम में लगे हुए हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
तो क्रम में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, वैसे कोई भी आर्टिकल, जैसे अब शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया, इनमें से कोई से भी आर्टिकल चार ऑप्शन रखेगा और चारों में से आपको चूज करना होगा, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल, पहले 12 की कर लेते हैं। यदि हमने बात की थी ना 12 से 35 तक है, 12 से कितने तक है, 12 से 35 तक है। ठीक, अब 12 से 35, अब 12 में क्या आता है, 12 में आती है डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा आती है राज्य की। अब जैसे कि भारत की संसद और सरकार, पहला है भारत की संसद और सरकार, दूसरा इसमें आता है राज्य का विधानमंडल और सरकार। ठीक, तीसरा इसमें कौन सा आता है, स्थानीय संगठन आते हैं, जैसे कि LIC है, ONGC है। ठीक, और अदर कंपनियां भी हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 13 में दिया गया है न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति देता है, जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कानूनों की वैधता की जांच करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, विधि की समक्षमता, और एक और है इसमें प्लस विधियों का समान संरक्षण। एक है विधियों का समान संरक्षण, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। ये जो लिया गया विधि की समानता, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक, लेकिन विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका USA से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है विधि की समानता, जैसे कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। जब राज्य की बात हो रही है तो राज्य सबके लिए क्या बनाएगा, एक समान कानून बनाएगा और एक समान रूप से लागू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में दिया गया धर्म को लेकर के, नस्ल को लेकर के, जाति को लेकर के, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि राज्य द्वारा इनके आधार पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिक के साथ में, मौलिक अधिकार को लेकर के। अब यदि बात करें 16 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता, इससे ध्यान रखेंगे अवसर से। ठीक, चलिए अवसर की समता यानी कि नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की जो है समानता होगी, सभी नागरिकों के लिए। यदि बात की जाए अस्पृश्यता का अंत, किस में आता है, अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। मतलब क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, जातियों के आधार पर लोगों को क्या कहता, अछूत माना जाता था। ठीक, मंदिर हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, तो इस तरीके से जो है उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, वहाँ से रोका जाता था, मंदिरों में जाने से रोका जाता था। ठीक, ऐसे ही तो क्या होना चाहिए इसमें, सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए और समानता और सम्मान होना चाहिए सभी का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम उपाधियों की। आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत। जैसे कि भारत सरकार द्वारा ये इनको उपाधि नहीं माना गया है। ठीक है, ये उपाधि हैं लेकिन इनको ऐसे ही मिल जाएगा, जैसे कि किसी भी कार्य के आधार पर, जैसे कि भारत रत्न मिल जाएगा, पद्म विभूषण मिल जाएगा, पद्म भूषण मिल जाएगा, पद्मश्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनको एक तरीके से उपाधि नहीं माना गया है। लेकिन कुछ उपाधियां ऐसी होती हैं, जैसे कि देशों से उपाधि मिले तो वो सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति से मिलेगी। ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसको उपाधि दी जा सकती है। अब जैसे कि सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये दिए जाते हैं, लेकिन ये जो दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। लेकिन किसी देश से कोई उपाधि लेगा तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा, अन्यथा उपाधि नहीं ले सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आर्टिकल 19 क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने का अधिकार। इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया गया है, प्लस प्रेस की स्वतंत्रता, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता, ठीक। इसमें जो है 6 स्वतंत्रताएं दी हैं, जैसे कि एक ये है BCDE और G, ठीक। F को हटा दिया गया था वो 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। अब इनको भी क्रम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। अब जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19A में, ठीक। अब बी में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा होने की, सभा करने की और एकत्रित होने की, किसके? बिना हथियारों के। अब थर्ड में क्या है? 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में क्या है? चौथे में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन से इसको ध्यान रखना है। और बात करें निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है ई में। और जी में यानी कि छठे में व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, व्यापार और जीविका। चलिए अब देखते हैं हम आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है अपराध ठहराए जाने पर संरक्षण। आर्टिकल 20 में है एक व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। आर्टिकल 20 में 3 अधिकार इसमें दिए गए हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा मिलेगी। अब एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार उसको सज़ा, कैदी को सज़ा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है जो अपराध करने के समय जो कानून लागू था उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि जो बाद में पहले या बाद में बनने वाले कानून विधेयक के आधार पर, ठीक है, कानून के आधार पर, ठीक। तो उसी के आधार पर मिलेगी। और थर्ड क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब कोई व्यक्ति है, उसको क्या किया जाए? न्यायालय के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें थर्ड है। तो तीनों अधिकार आपको पता होने चाहिए। ये आर्टिकल किस में आता है? 20, अनुच्छेद 20 में आता है, अपराध ठहराए जाने पर संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ से आपके फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये इसमें जो है आर्टिकल 21 में कई अनुच्छेद ऐसे दिए गए हैं, इसमें कई सारे हैं, ठीक। जो आपको नहीं पता है तो वो आर्टिकल 21 के तहत उसमें आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जीने और मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन यदि व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो, यानी कि जिसका कोई इलाज का ऑप्शन ना हो, कि हाँ इसकी मेडिसिन नहीं बनी है, ना ही इसे बचाया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो तब है मरने की स्वतंत्रता, नहीं तो नहीं है, ठीक। इसमें जीवन जीने और मृत्यु का अधिकार संरक्षण, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 21 कै की। इसमें जो है आर्टिकल 21 कै में क्या दिया गया? अनुच्छेद 21 कै में 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, यानी कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उनको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अगर भी कुछ लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं है तो वो अधिकार आपको पता होने चाहिए ताकि आप उनका लाभ उठा सकें। तो कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के आप फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे को लेकर कर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी ठहराए जाने पर संरक्षण। वो कैसे होगा? अब जैसे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, माना कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको कारण बताना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जानने का पूरा हक है, यदि हिरासत में ले रहा है तो कारण बताना होगा, ठीक है।
ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन जो आने जाने का समय है, ले जाने की जो समय सीमा है, उसको हटा करके, ठीक, उसको छोड़ करके बाकी 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या पेश किया जाएगा। थर्ड में उसे क्या, थर्ड में ऑप्शन में क्या उसका अधिकार है, थर्ड में यदि वो वकील करना चाहे तो वो अपने पसंद का वकील करने का, अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार भी उसको दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल 23 की, बच्चों को लेकर के क्या है। अब जैसे कि दुर्व्यापार है या बलाश्रम है, दुर्व्यापार और बलाश्रम का इसमें निषेध दिया गया, अनुच्छेद किसमें, 23 में। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, उस पर जो है क्या होना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है ये। और जैसे कि बेगार है, एक बेगार या बलात्श्रम, जैसे कि उसको क्या कहते हैं, बिना वेतन के जबरन काम करवाना, तो उस पर भी क्या करता है, उसको अवैध घोषित करता है। और जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक, यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जा रहा है तो आप आर्टिकल 23 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। इसके उल्लंघन करने पर कानून के द्वारा उसी अनुरूप सजा दी जाएगी। अब ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 24 की, यानी कि अनुच्छेद 24 की। इसमें क्या दिया गया है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। यदि कोई बच्चा है 14 से कम उम्र के बच्चे को, 14 से कम आयु के बच्चे को यदि कारखाना, खतरनाक रोजगार और या फैक्ट्री में, कारखानों में लगाया जाता है, कारखानों में उनको नहीं लगाया जाना चाहिए जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। यदि लगाया जाता है तो भी आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कह रहा है। आर्टिकल 25 कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता में कहा गया है 25 में आर्टिकल। यदि बात करें आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26 में क्या दिया गया है, धार्मिक कार्य जो होते हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें आर्टिकल 27 की, आर्टिकल 27 में दिया गया राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब इस कर से आप ध्यान रख सकते हो कि कर किसमें है, अनुच्छेद 27 से संबंधित है। बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है, ठीक है, तो आप इसको कर से ध्यान रख सकते हैं। 28 में क्या किया गया है, राज्य विधि में पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा। अब इसी को गोल कर लो आप। अब जैसे कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो किस अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 28 में आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके हितों का संरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया किसमें, आर्टिकल 29 में दिया गया है। अब बात करें 30 की, ठीक है। 30 में क्या दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा, ठीक है, ये इसमें दिया गया 30 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे संस्कृतियों की स्थापना, संस्कृतियों की स्थापना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इस वजह से ये गलत होगा। संस्कृतियों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। चलिए अब आर्टिकल हम बात करते हैं 32 की। क्या दिया गया 32 में, जैसे कि बताया गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कहते थे इसको संविधान की आत्मा कहते थे, किसको, आर्टिकल 32 को, ठीक। और क्या करता है ये, फंडामेंटल राइट्स के जो संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। चलिए इसमें कुछ रिट दी गई हैं, हम उनकी बात करते हैं।
देखिए, एक है हैबियस कॉर्पस। ये जो है अवैध जो हिरासत में लेते हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को दिया गया है। ठीक। मैंडेमस यानी कि परमादेश, ये जो है सरकारी अधिकारी जो हैं उनके कर्तव्यों का पालन का आदेश देता है। मैंडेमस यानी कि परमादेश इसको बोलते हैं, परमादेश। और इसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप इनको कॉपी में लिख लीजिए, और आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपका रिवीजन अच्छे से होगा। ठीक। अब यदि बात करें हम प्रोहिबिशन, तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका मतलब होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध। इसका काम क्या होता है? निचली जो अदालत होती है उनके कार्य रोकने का आदेश देती है। ये निचली अदालत को कार्य रोकने का आदेश देती है। अब इसकी बात करें तो ये है उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण रेट में क्या होता है? निचली जो अदालत होती हैं उनके आदेशों को रद्द करना होता है उत्प्रेषण का। यदि बात करें क्यों वारंटों की, तो ये जो है पद की वैधता पर प्रश्न लगाता है। ठीक है। अब जैसे कि एक बार यूपीएससी में क्या पूछा गया था, इनका अधिकार, इनको वो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस है, अब इनका अर्थ दे दिया। अब अर्थ बता सकते हैं हम, जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है हैबियस कॉर्पस का? इसका अर्थ होता है आपके पास शरीर है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक। मैंडेमस यानी कि परमादेश, यानी कि परमादेश का मतलब ही क्या होता है? हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना या सूचना देना। क्यों वारंटों का मतलब क्या होता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन ये किस अनुच्छेद में आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 32 में, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भारत और विदेशियों को दोनों को प्राप्त हैं। पहले हम भारत के नागरिकों जो केवल भारत के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक। तो एक जैसे कि 15 है, 16 है, 15, 16, 19, 29। अब देखिए 15 और 16, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। तो ये ज़्यादा वो नहीं है, तो ऐसे ही ध्यान रख लेंगे 15, 16, 19, 29 और 30, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आगे से। ठीक। अब 15 में आपको क्या बताया था? जैसे कि धर्म है, मूल वंश है, लिंग है, जातीय धर्म है, उनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था अवसर की समानता। ठीक। इसमें क्या बताया था? इसमें बताई थी हमने 6 स्वतंत्रताएं, जो कि आपको ध्यान रखनी है क्रम वाइज। 29 में क्या बताया था? 29 में हमने बताया था अल्पसंख्यकों को लेकर के 29 और 30 में। ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि बात करें हम, अब जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और जो विदेशियों के लिए भी अधिकार प्राप्त हैं, तो इसमें है जो बाकी बचे वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि 14 है, 20 है, 21 है, 22 है, 21 क्या है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, ये तो लगातार ही हैं। अब तो वहाँ से आप जैसे कि अब केवल भारतीय को जो प्राप्त है 15 थे, 16, 15, 16, 19 था, 29 था और 30 था, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक। इसमें 27 है और 28 भी है। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हम इतना ही था, इतना कवर किया हमने। ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, या वीके पीसीएस एकेडमी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे भी आपके क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वहाँ से भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।